Good morning, students. Welcome to the Navarin classes. Let's start with the new episode of periodic table. आज का जो ये एपिसोड है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो पीरियोडिक टेबल की बेसिक है हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में समझा दी थी। आज जो वीडियो होगा उसके आगे की दो प्रॉपर्टीज जो हमारे पास बची हुई है हम उनको क्लियर करेंगे, और उसके बाद जो पहले का डॉबर्नियर-ट्रायड्स लॉ, प्राउड्स हाइपोथेसिस एंड न्यूलैंड-ऑक्टेव्स लॉ, इन तीनों पॉइंट को भी टच करेंगे। बचेगा इस टॉपिक में इसके बाद आपके पास सिर्फ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, करेक्ट, यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके पहले कुछ बात आपसे, लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई भी आप लोग बेहतर कर ही रहे होंगे क्योंकि हर एक स्कूल एफर्ट्स दिखा रहे हैं, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेट करे हुए हैं ताकि आपकी क्लासेस जो है वो बिना ब्रेक हुए चलती रहे। अनावरण क्लासेस भी आपके लिए लगातार वीडियोस लाता रहेगा, आपको लगातार अपडेट्स रखेगा आपके सिलेबस से। अब आप 10th क्लास में हैं और आपको वो सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो आपने अभी तक शायद ना फेस करी हो। सबसे बड़ी चीज जो है, जो आप एक मेंटल स्टेट बना के चल रहे होंगे कि हमें लाइफ में ये करना है या वो करना है, तो उसके चक्कर में जो आपने कोई करियर डिसाइड किया हुआ है, करेक्ट, कि हमें लाइक इन मेडिकल फील्ड में जाना है, हमें इंजीनियरिंग में जाना है, हमें इंजीनियर डॉक्टर बनना है, हमें आईएएस बनना है, हमें पीसीएस बनना है, जो भी आपने अपने दिमाग में डिसाइड किया, मतलब वो आपके लिए एक तरह से आपका हो गया ड्रीम, करेक्ट। तो एक लाइन है जो हम आपको बोलेंगे, उसके बाद उसको दिमाग में रखिएगा और कहीं पे पढ़ते वक्त आपको उसको सामने लिख के रख देना है, करेक्ट। वो लाइन है कि डोंट स्टोर ड्रीम्स इन योर आईज, इट मे रोल डाउन इन द टीयर्स, स्टोर देम इन योर हार्ट, ईच एंड एवरी हार्ट बीट विल इंस्पायर यू टू फुलफिल देम, करेक्ट। इस लाइन को समझना, और सब इतने समझदार हो कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगर हम अपने सपनों को आंखों में सजाते तो कहते हैं वो आंखों के साथ हो सकता है बह जाए, पर उनको अपने दिल में, धड़कन में बसाइए। जितनी बार आपका दिल धड़केगा आपको हिट करेगा, बाबा तुझे डॉक्टर बनना है, बाबा तुझे इंजीनियर बनना है, बाबा तुझे आईएएस बनना है, ये जो हार्ट बीट होगी ना आपको लगातार अपने सपनों की तरफ लेके जाती रहेगी। हमको अपने सपनों को दिल में रखना है, आंखों में नहीं। आंखें तो ऐसे भी रोज नई चीजें देखती हैं, पुरानी भूल जाती हैं, समझ रहे हो, सब लोग बड़े हो गए इतना, करेक्ट। तो नई चीजें देख के पुरानी चीजों को भूलना नहीं बच्चे, पुरानी ही चीजों को लेके चलना है, ओल्ड इज गोल्ड, समझ रहे हो सब लोग, यस, वेरी गुड। तो मूविंग टू द टॉपिक, आज का जो टॉपिक है स्टार्ट होने जा रहा है, उसके पहले अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना बच्चे, और जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग प्रमोट करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं आगे। तो जुड़े रहिएगा नावरिन क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। आज जो केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करनी है, उसमें एक आपके आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक आपके साथ आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखना, समझना, इस दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ मैं समझा दूंगा तो बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगी और आप इसके साथ कंफर्टेबल। तो बच्चे, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, जो सबसे पहला पॉइंट है दिमाग में रखना, ये दोनों ही प्रॉपर्टी होती है फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम की, ठीक है ना। आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब एक सिंगल एटम की, ऐसा समझ सकते हो कि एक सिंगल एटम है, उसी की प्रॉपर्टी है। कैसे होती है देखो, दोनों में थोड़ी सी सिमिलरिटी क्या है तो अपोजिट एक दूसरे के, लिए समझ में आसानी से आ जाएगी। जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई, ये आउटर मोस्ट सेल हो गई। ये फर्स्ट न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, और ये आउटर मोस्ट सेल, ठीक है ना। समझो, दिस इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम, करेक्ट।
यहाँ पे भी ये आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम है। इसी को बोलो क्या कहते थे, जल्दी से बता दो। वैलेंस शेल कहते थे, याद रखना। इसी को हम क्या कहते थे, वैलेंस शेल, याद रखना। आउटर मोस्ट शेल की ही प्रॉपर्टी है, करना क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नाम तोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी मतलब हो गया अफेक्शन, अफेक्शन मतलब हो गया लव। मतलब इलेक्ट्रॉन को इस वाली प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉन से इस एटम को क्या होने वाला है, लव होने वाला है। अगर किसी से लव होता है तो हम उसको अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या फिर वो खुद हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है। इमेजिन करिए, ये हो गया आपका एटम जो हो गया, ये एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा है, और इलेक्ट्रॉन एक उसके सामने खड़ी हुई सुंदर सी कन्या है, उसको अपनी ओर खींचना है। ठीक है, तो अब ये सुंदर कन्या यानी कि इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगी, इस नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे के पास। यहाँ के यहाँ जाके इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब देखो, दुनिया में किसी भी चीज की एक कीमत होती है, कोई भी चीज आसानी से ना ली जा सकती है ना दी जा सकती है। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन आके इसके आउटर मोस्ट शेल में जुड़ेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्या होगी, रिलीज होगी। इसमें देख लेते हैं, इसी का उल्टा करते हैं। यहाँ पे अब दोनों लोग का प्रेम हो गया खत्म, जितना लव था कह दिया, हो गया भाई, खत्म हो गया, बहुत ज्यादा मान चुके, अब हमारे बस की बात नहीं है। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है बच्चे, है ना। अब हुआ क्या कि कह रहे हैं कि एक काम करो, अब जो तुम आए थे तुम अब निकल लो। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो काम था वो चल गया। दुनिया बहुत ही अवसरवादी है, बहुत ही मौका परस्त होती है बच्चे, याद रखना। इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसने ले लिया, अपनी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया। अब कहा इलेक्ट्रॉन बाबू साहब आप भागिए यहाँ से। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, या तो ये निकल जाएगा या इसको निकाल लिया जाएगा। और जब भी निकलेगा या निकाला जाएगा उसके लिए एनर्जी हमको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। थोड़ा सा समझना दोनों की कहानी। यहाँ पे दो लोग थे, एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा बालक, एक सुंदर कन्या, दोनों में प्रेम बढ़ता है। कन्या जाके बालक से जुड़ना चाहती है। जब जुड़ती है तो एनर्जी उस वक्त रिलीज हो जाती है, क्योंकि शुरू में जब बालक अकेले घूमता रहता है उसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है। जैसे ही कन्या जुड़ती है एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, किस फॉर्म में, पिज्जा बर्गर मैगडी गिफ्ट एक्सेट्रा, इन सब के फॉर्म में निकलना शुरू हो जाती है। बात धीरे धीरे घर वालों को पता चलती है, घर वाले कहते हो मेरे बिना रहते तुम लोगों ने ऐसा काम कैसे कर लिया बच्चे, अब हम तुम्हारे ऊपर खुद एनर्जी देंगे। अब ये वाली एनर्जी पिज्जा बर्गर और मैगडी वाली नहीं होगी बच्चे, ये एनर्जी कैसी होगी, लात घोसे वाली मशीन होगी। जैसे ही ये वाली एनर्जी मिलेगी, तुरंत भाई साहब ये सुंदर कन्या यहाँ से निकलने को मजबूर हो जाएगी, घर छोड़ के भाग जाएगी। तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है, अगर एक डिफिनेशन वाइज पढ़ें तो ध्यान से देखना। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added to the outermost shell of an gaseous atom। फिर से रिपीट कर रहे हैं, amount of energy released when an electron is added to the outermost shell of an gaseous atom। अपोजिट करते हैं, energy required to remove the electron from the outermost shell of an gaseous atom is called as ionization energy। correct, getting the point? okay, write down this definition। इसको साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये अमाउंट है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी। बोलता भी रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ। हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन है जिसमें 2 बहुत काम के हैं, एटलीस्ट आंख और कान। क्लास में कभी कभी दिखाई ना दे तो सुनाई तो पड़ ही रहा होगा, सुन के लिख लो बच्चे। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an electron is added to the outermost shell of an atom। करेक्ट, इसी का उल्टा, amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an atom। जहां पे हम आउटर मोस्ट शेल कह रहे हैं बच्चे, वहां पे हम वैलेंस शेल का भी
नाम ले सकते हैं। अब ध्यान से देखना, मान लो वो एटम था, मान लो वो एटम था एम, यानी कि मेटल, या फिर हम तुमको ऐसे समझाते, लो एन एक मान लेता हूँ, एन एक मेटल है, ठीक है, सोडियम है, सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, जैसे ही निकालोगे Na किस में बदल जाएगा बाबू, Na प्लस में बदल जाएगा। और इसको करने के लिए आपको क्या करनी पड़ी थी, एनर्जी देनी पड़ी थी। यहाँ जो आपके लिए एनर्जी लगी उसको हम कह देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे भी इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे हमको क्या करनी पड़ी थी बताना, प्लस डेल्टा एच, ठीक है, एनर्जी कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे देना पड़ा था। अगर हम डेल्टा एच की बात करते हैं यानी कि एनर्जी की बात करें तो कुछ ना कुछ एक्स किलो जूल के फॉर्म में, ऐसे रखना, ऐसे याद रखना, डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस एक्स किलो जूल। एक्स प्लस एक्स मैंने यहाँ पर क्यों किया, प्लस साइन ये बता रहा है हमको एनर्जी देना पड़ रहा है। इसी का अपोजिट अगर हम बात कर ले, जैसे मान लो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब हमने Cl था, Cl में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया बच्चे, तो ये बदल जाएगा Cl माइनस में, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स किलो जूल, माइनस एक्स किलो जूल। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है ना। अब एक चीज और नोट याद रखना कि जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये होती है, ऐसे लिखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, ये माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी होती है। मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसी वैल्यू के सामने अगर नेगेटिव पॉइंट आप लगा देंगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको 10 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, तो ऐड करने में भी 10 किलो जूल एनर्जी ही बाहर निकलेगी। ये दिमाग में रखना, जितना खर्चा आप इस सुंदर कन्या के ऊपर किए होंगे लगभग उतना खर्चा लेके ही ये घर से बाहर जाएगी, ऐसा माना जाता है। ये आपका था ओवरऑल क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी। इससे ज्यादा भी बहुत सारी चीजें हैं पर 10th क्लास के लेवल पे इससे ज्यादा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, अब जो पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री थी वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज मैंने पहले सेकंड पार्ट आपका खत्म किया, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, करेक्ट है। तो वहां पे कुछ हाइपोथेसिस आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, उतनी चीजें को कंटेंट में रखना है जिससे आपका एग्जाम और आपकी नॉलेज बस क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है प्राउड हाइपोथेसिस, ठीक है। प्राउड हाइपोथेसिस क्या थी, समझने के लिए पहले एक बात याद रखना कि ये माना जाता है लगभग 1808 के आसपास तक डाल्टन जो थे, डाल्टन, इन्होंने क्या कर दिया था, एटॉमिक मॉडल अपना दे दिया था। क्या दे दिया था, एटॉमिक मॉडल दे दिया था, और ये बता दिया था कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक हाइड्रोजन जो है यूनिटरी एलिमेंट जिसको मान लिया गया था, और उसका एटॉमिक जो मास था या एटॉमिक वेट था वो 1 मान के रखा गया था, ठीक है। अब इसी के बेस पे प्राउड की हाइपोथेसिस आई। प्राउड ने क्या कहा कि जब उन्होंने सारे एलिमेंट्स को देखा तो ये नोटिस किया कि और सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस थे वो इसी हाइड्रोजन के मल्टीपल्स थे या फिर इनके आसपास ही उन्हीं मल्टीपल्स के नियरली सेम थे, करेक्ट है। इस हाइपोथेसिस को वहां पे लाया गया। अब फेल्ड क्यों हो गया आगे चल के, क्योंकि ये जो एटॉमिक मास एटॉमिक वेट था बच्चा ना, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन के ही मल्टीपल्स में आता रहे, कहीं ना कहीं पॉइंट में, कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन में ये बदलने लगा एटॉमिक मासेस रिगार्डिंग टू द एलिमेंट, करेक्ट। तो ये हाइपोथेसिस आगे चल के क्या हो गई, फेल हो गई। बस डिफिनेशन वाइज इसको पकड़ के रखना, डिफिनेशन इतनी याद रखना कि इन्होंने कहा क्या था। इन्होंने कहा था कि मेनी एलिमेंट्स, नोट डाउन साथ में करते रहिएगा, मेनी एलिमेंट्स हैव एटॉमिक, उस वक्त उन्होंने देखा था, यहाँ पे हेड कर लेना, ऐसे रखना, ही नोटिस दैट many elements had atomic weight that are multiples of hydrogen or very nearly show, ठीक है। इतनी चीजों को याद रखना। ये थी किसकी हाइपोथेसिस,
स्प्राउट की हाइपोथेसिस आगे चल के फेल हो गया, क्यों? ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो 1 के ही मल्टीपल्स में आए। जस्ट लाइक अगर क्लोरीन की बात कर लें, क्लोरीन 35.5 के आसपास आता चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी हाइपोथेसिस क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। ये पहले हाइपोथेसिस आपको दिमाग में रखनी है। दूसरा जो था वो था डॉबरनियर का ट्रैट लॉ, ठीक है, ये अजीब सा नाम आ जाता है उससे। क्या किया जाए? ये माना जाता है कि उस वक्त जो थे, जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज थी मेनली, जो ये साइंटिस्ट लोग जो आते हैं ना, उधर ही से आते हैं बच्चे, ये लोग जो थे ये साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके बहुत आगे बढ़ रहे थे। और हम लोग का जो कंट्री था ना, बहुत एफर्ट झेल रहा था। आप लोग देखते हो, हम लोग 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में बिजी हुए थे, और ये लोग लगभग उसी टाइम पे ये सब क्या कर रहे थे? अपने लोग को डेफिनेशन देते जा रहे थे, ठीक है। अब डॉबर्नियर साइंटिस्ट थे हम लोग के यहाँ के, जो रामधार राम एक्सेट्रा ऐसे नाम होते थे ना, तो वो सारे लोग यहाँ पे कुछ भी अपने साइंस या फिर कोई ज्ञान यहाँ पर दे नहीं पा रहे थे। तो हम लोग को वैसे बच्चे ऐसे ही नाम याद रखना पड़ेगा। अगर हम लोग के बीच में भी कोई गया होता तो नाम आता सत्य राम आधार ट्रायड्स लॉ, ऐसा करके ना, पर ऐसा हुआ नहीं भाई। हम लोग को आज भी डॉबरनियर ही पढ़ना पड़ रहा है। डॉबरनियर, ये आपको याद रखना है, डॉबरनियर ट्रायड्स लॉ, ट्रायड्स लॉ। अब देखो इन्होंने क्या कहा था। सबसे पहली प्रॉपर्टी से याद रखना, ये है फॉर ग्रुप, ग्रुप की प्रॉपर्टी है ये। मतलब जो भी हमने पीरियोडिक टेबल को शुरू में आपने बताया था कि अगर आप हॉरिजॉन्टली टॉप टू बॉटम वर्टिकली आप मूव कर रहे हैं तो आप एक पीरियड में मतलब आप एक ग्रुप में चल रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आप एक पीरियड में मूव करते हो। तो ये यहाँ वाली प्रॉपर्टी है। वहीं पे उन्होंने ये बोला, ये नोटिस किया कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज, दिमाग में थोड़ा ध्यान से रखना, एलिमेंट्स आर अरेंज इन देयर increasing atomic weight, increasing atomic weight, then the atomic weight of middle element is average of other two, बाकी दोनों का एवरेज ही होता है मिडिल वन का, ठीक है। अब ध्यान देखो, पहली बात ये होगी, दूसरी होगी, तीसरी बात ये देखो। अब एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं, जैसे हम मानते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक ट्रायड्स है, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्रायड कहते हैं। तीन एलिमेंट जो कि सेम ग्रुप के हो, उनको एक साथ रख लिया जाए तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? ट्रायड्स कहा जाता है। ये भी दिमाग में रखना, ट्रायड्स यही है बच्चे। अब इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास अगर जोड़ के हाफ या एवरेज कर लिया जाए तो इसका आ जाएगा किसका? सोडियम का, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इसका एटॉमिक मास लिया गया लिथियम का, कितना होता है पता है? 7 होता है। इसका ले लिया गया था 20, सॉरी 39, करेक्ट था, सॉरी, ठीक है, 39 आ गया था। इसका हो जाता 39, इसका हो जाता 7। अब इन दोनों को जोड़ के अगर इसका एवरेज निकाला जाएगा बच्चे, तो किसका मिल जाएगा? सोडियम का। देखते हैं, अगर 39 और 7 आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 46, और डिवाइड कर दो 2 से, आ जाएगा क्या? 23। और ये एग्जैक्ट एटॉमिक मास होता है किसका? सोडियम का। तो ये चीज उन्होंने नोटिस करी थी, यहीं पे नहीं कई जगह नोटिस की थी। अगली कहा, एक और ट्रायड का एग्जांपल दे दे रहा हूँ। उन्होंने दूसरा ट्रायड लिया था क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। क्लोरीन का 35 होता था, इसका 27 होता था, करेक्ट है। अब देखो, कहीं कहीं आपको इसको 35.5 मिलेगा, तो आप एज अ होल लेंगे 35। अब फिर से इनको ऐड किया जाए अगर, तो 127, बच्चे जोड़ो 1 और 35, कितना आ जाएगा जल्दी? 162, करेक्ट। अब 162 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया? 81। ये भी एग्जैक्ट सेम आ गया किसके? ब्रोमीन के एटॉमिक वेट के हिसाब से। तो ये वाली जो हाइपोथेसिस थी, ये जो लॉ दिया गया था, ये किसका था? डॉबरनियर का था। इन्होंने ऐसे ही ट्रैक्स बना बना के
और उनके क्या कर दिए थे, दो एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया था मिडिल वन का, बाकी के दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करके उनका एवरेज कर दिया था। करेक्ट। और भी जो ट्रैक्स हैं आपके पास वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जो ध्यान दे रहे हैं इसको। तो और ट्रैक्स कौन कौन से बन सकते हैं, और एक आध दो सोल्यूशन करके आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है जो एक अच्छा सा ऑक्टेव्स लॉ, जिसको कहते थे न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ आपको समझना है, तीसरा वाला पॉइंट है। ये थोड़ा सा मजेदार भी है। मजेदार ऐसा है कि हमें जो लगता है कि ये अच्छे साइंटिस्ट थे और बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाए थे, इनको संगीत से बड़ा प्रेम था। ठीक है, संगीत से प्रेम से मतलब क्यों है, क्योंकि इनके नाम में ही आ गया क्या, ऑक्टेव। और कौन से वाले ऑक्टेव्स बाबू, कौन से वाले ऑक्टेव्स, वही ऑक्टेव्स जो हम लोग पढ़ते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। सा रे गा मा पा धा एंड नी, अगेन वापस सा से स्टार्ट हो जाता था। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को फिर से उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हर एक आठवें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो होगी फर्स्ट वाले से रिजेंबर करेगी। ठीक है, नोट दिमाग में ये रखना है कि यहाँ पे हम लोगों ने नोबल गैस को इंक्लूड नहीं किया था, उनको यहाँ पे ऐड नहीं किया गया था। तो जैसे उन्होंने लिया अगर हाइड्रोजन, हीलियम को नहीं लिया, किसको लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फिर से नियॉन को नहीं लिया, फिर आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। फिर आर्गन को नहीं लिया, पोटेशियम लिया और कैल्शियम लिया। इसके आगे ये हो गए फेल। ठीक है ना, इसके आगे हो गए ये फेल, क्योंकि अगेन यहाँ पे जब लेके गए थे यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल आ गए थे, और ये कभी भी हैलोजन के साथ नहीं आ सकते। तो कैल्शियम के आगे ए माना जाता है, यहीं पे क्या हो जाता है, इनका जो लॉ था वो एंड हो गया, फेल्ड हो गया, क्योंकि इसके आगे ये लागू ही नहीं हो पाया, इसके आगे कंटिन्यू ही नहीं हो पाया। पहले समझ लेते हैं, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन से स्टार्ट करें या लिथियम से स्टार्ट करें, तो लिथियम स्टार्ट करते हैं। तो लिथियम एक मेटल था, करेक्ट। लिथियम बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला एलिमेंट अगर ये है पहला, तो इसको हम पहला मानेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। हर एक आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक दूसरे से क्या करेगी, रिजेंबल करेगी। अगेन अगर इसको पहला आप मान लिए तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, फिर से इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एक दूसरे में रिजेंबल कर जाएगी। इसी तरह जहां कहीं भी आप देखते रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं सेकेंड ए एलिमेंट्स के एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये भी एस ब्लॉक के फर्स्ट ए एलिमेंट्स है, और इन सबको एक सेम ग्रुप में ही रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक बात बहुत सही चल रही थी, ये सब मिलते जा रहे थे, लेकिन इसके आगे इनका जो लॉ था वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो इतना चीजों को दिमाग में रखना, और एक डिफिनेशन वाइज अगर इसको लिखा जाए कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ वी अरेंज एलिमेंट्स in their increasing atomic weight, then property of every eighth element is similar to its first one। ठीक है ना, एक्सेप्शन इसका जो था वो याद रखना, एक्सेप्शन यहाँ पे फेल क्या हुआ, आफ्टर, पहले रखना अप टू कैल्शियम था, और आफ्टर कैल्शियम ये क्या हो गया, फेल्ड हो गया। ठीक है ना, तो ये पूरा न्यूलैंड ऑक्टेव का कहाँ तक लगा था बच्चे, कैल्शियम तक। इसके आगे इसकी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। तीन चीजों को हमने आज आपको बताया, प्राउट हाइपोथेसिस, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ और डॉबरनियर का ट्रायड लॉ। प्राउट हाइपोथेसिस ने ये माना था
डाल्टन ने जो एटॉमिक मॉडल्स दिए थे उसके बेसिस पे। अच्छा, ये सारी कहानी इसलिए हम एटॉमिक मास पे, एटॉमिक वेट पे बेस कर रहे हैं क्योंकि ये सब ओल्ड कंसेप्ट थे, और ओल्ड कंसेप्ट जितने थे, जो ओल्ड मॉडल पीरियोडिक लॉ था, वो एटॉमिक मास पे, एटॉमिक वेट पे ही डिपेंड था। बाद में जो आजकल के जितने कंसेप्ट आ रहे हैं वो सब सारे के सारे एटॉमिक नंबर पे, लेकिन वो तब स्टार्ट होगा जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब चीजें आप एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो प्राउट ने भी ये कह दिया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट अगर 1 है तो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं जो उनके भी एटॉमिक वेट इसी के मल्टीपल्स में आने चाहिए, क्योंकि ये यूनिटरी एटम है। करेक्ट। उसके बाद डॉबर्नियर ट्रायड लॉ में ये आया कि उन्होंने ग्रुप में नोटिस किया कि 3-3 का ट्रायड उठाया, और 3 तीनों में ये देखा कि जो मिडिल वन वाले का एटॉमिक वेट आ रहा है वो बाकी दोनों को अगर जोड़ लिया जाए और उसका आधा कर दिया जाए तो बीच वाले का एटॉमिक वेट मिल जा रहा था। करेक्ट। और न्यूलैंड ने तो सारे गामा पधनिका ही गा दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हम बना रहे हैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट के आधार पर, तो हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके पहले वाले एलिमेंट से रिजेंबल करेगी। लेकिन एक्सेप्शन ये था कि कैल्शियम तक ये फॉलो हुआ, कैल्शियम के बाद ये क्या हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया। तो अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं था जो पर्टिकुलर पूरी तरह से लग पाए। इसके बाद जो वाकई पीरियोडिक टेबल को आपके सामने लाने वाले मेंडलीफ साइंटिस्ट जो थे वो आए हैं, और उन्होंने फिर से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है, बताया है कैसे किया है। वो हर चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। मेंडलीफ और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये दोनों चीजें अगले टॉपिक में खत्म, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे। अब वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियो इस पे आनी है। सारे साइंस का मैक्सिमम कंटेंट आपको मिलने वाला है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, वो हर चीजें हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। करेक्ट। और कैसे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम को अच्छे से डील करना है, कैसे अच्छे नंबर लाने हैं, कैसे आगे की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, करियर में कहाँ तक जाना है, वो हर वीडियोस आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो प्रमोट करते रहिए इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहिए, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस चैनल से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।